वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका। ट्रिपल सी की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद। दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग एक ही जगह पे एक ही सेशन में एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और थियरी के क्लासेस, शॉर्ट ट्रिक्स, इन सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को, आज के इस सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा ए टू जेड तक देखिएगा। ये विश्वास मानिए कि ये सेशन आपको पूरे ट्रिपल सी एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे आपको सब कुछ लगभग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो एक क्लास है, ठीक है, ऐसे मैंने आगे और भी आपके लिए क्लासेस शेड्यूल कर रखी हैं। तो गाइज, देर नहीं करना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रिपल सी की और आपको ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना है, तो फिर आप एक चाय कॉफ़ी के साथ बैठ जाइए, एक नोटबुक भी ले लीजिए। आप चाहे तो कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और इस सेशन को बीच में जहाँ जहाँ आपको पसंद आए वहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। नहीं पसंद आए तो लाइक मत करिएगा, ठीक है। बट आप ये सेशन देखने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ सर, सेशन एक अच्छा सेशन था और इसमें बहुत सी चीज़ें हमें ब्लूप्रिंट के माध्यम से सारी चीज़ों को एक बार देखने को मिल जाएगा कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर पहले भी आप कोई वीडियोस हमारे चैनल पे देखे हुए हैं, सेशन आपको अच्छा लगा है, तो आप सेशन को स्टार्टिंग में एक लाइक, एक थंब इम्प्रेशन के साथ, अपने लाइक के थंब इम्प्रेशन के साथ सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं पहले बता दूँ कि ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपल सी मैराथन क्लास। एक ही वीडियो काफ़ी है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। ये हमारा आज की वीडियो का टाइटल है और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द किससे लिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द आपको बताना है किससे लिया गया है। तो कंप्यूटर शब्द, ठीक है, आपको बताना है कि ये कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया है। रोमन से, कंप्यूट वर्ड से, इंग्लिश से, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूट। यानी कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना है, ठीक है। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूट शब्द से डिराइव हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, फादर, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर के जनक यानी किसने डेवलप किया था, एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर आपके सामने दिया हुआ सी, ठीक है। सी मतलब चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहला गणना उपकरण कौन सा है, यानी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले कौन सी डिवाइस है, ठीक है। इसका ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर है, एबेकस है, नेपियर्स बोन, डिफरेंस इंजन। तो जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो बी है। बी मतलब एबेकस, ठीक है। एबेकस जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बिल्कुल हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है आपको। जहाँ पे भी आपको लगे कि ठीक है ये सब आप जानते हैं, तो एक बार आप देखते जाइए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अभी आपसे मिस हुआ होगा, ठीक है, या आप पहले आप पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें आप नहीं देख पाए होंगे। तो इसको आप पूरा देखते हुए जाइए, ठीक है। ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसका विश्वास मैं आपको पहले दिलाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर आपको बताना है। प्रोग्रामर तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स बेबेज दिया है, टिम बर्नर्स-ली, बॉब कॉन और एडा लवलेस। तो जो एडा लवलेस हैं, ठीक है, ये एडा लवलेस, ये इन्हें हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार डिफरेंस इंजन से पहले हुआ था। ये देखिए अब ट्रू फॉल्स आ गया। इसमें इस सेशन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ट्रू फॉल्स मिलेंगे, थियरी की क्लास है, शॉर्ट ट्रिक है, सब कुछ है, आपके फुल फॉर्म्स हैं, सारी कुछ भी ऐसा नहीं है छूटा हुआ है, ठीक है। भगा के नहीं देखना। ये मैंने बहुत ही, वैसे भी इस वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट में बना के दिखाया। जो चीज़ बताने के लिए लोग 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनाते हैं, वो मैं आपको 30-35 मिनट के वीडियो में सब बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट है बी, फॉल्स। यानी एनालिटिकल इंजन का आविष्कार डिफरेंस इंजन के पहले हुआ था, ये गलत है, यानी बाद में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बी था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। थोड़ा फास्ट ही हम लोग करते जाएंगे।
टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है, ये देखिए टैबुलेटिंग मशीन, हरमन हुरलिथ, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ ब्लेस पास्कल। करेक्ट आंसर जो है ए, हरमन हुरलिथ, इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंच कार्ड का उपयोग किस कंप्यूटर में होता था? पंच कार्ड कब यूज होता था, किस कंप्यूटर में यूज होता था? पहला दिया है ए, पास्कलाइन, अबेकस, जैकवार्ड लूम, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनालिटिकल इंजन। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैकवार्ड लूम जो कंप्यूटर था वहीं पे इसको जो है फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का यूज़ करने के लिए जो है प्रपोज था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी वाला सही हम लोग मानेंगे। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है वीडियो बनाने के, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि मान लीजिए बहुत से लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं चैनल पे, वीडियो के लिए, सारी चीज़ों के लिए कमेंट और अपने क्वेरीज पोस्ट करते हैं, तो उनके लिए मैंने ये स्पेशल क्लास वीडियो बनाया। निम्नलिखित में कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना? क्रे फर्स्ट, इनियक, CDC 6600, IBM 7030। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, और बी का मतलब इनियक। इनियक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसमें भी देखिए आपको फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर बताना है। इसमें जो ऑप्शन है यूनिवैक है, इनियक है, इडवैक है, ऑल ऑफ दिस डी है। ठीक है, यानी डी आंसर ऑल ऑफ दिस। अब एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये पहली पीढ़ी के सारे कंप्यूटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, MCQ में आपको किसी भी तरह क्वेश्चन आगे पीछे करके दे सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए निम्नलिखित में कौन सी पहली पीढ़ी की तकनीक है, यानी टेक्नोलॉजी, यानी क्या यूज़ होता था आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का? ट्रांजिस्टर, IC, और दो ऑप्शन नीचे यहाँ पे है, वैक्यूम ट्यूब्स और AI। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी मतलब वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो है, वैक्यूम ट्यूब्स आपके फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही है, ठीक है, बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे मैं नंबरिंग नहीं कर पाया जल्दी में। ठीक है, फिर भी आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में कौन सी दूसरी पीढ़ी की तकनीक है? सेकेंड जनरेशन का आप बताना है। देखिए सीक्वेंस में चल रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था? ठीक है, बी मतलब ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है वो एक सीक्वेंस में है। यहाँ देखिए अब आपको मिलेगा थर्ड जनरेशन। तीसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक यूज होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट है, ट्रांजिस्टर है, माइक्रो प्रोसेसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ए मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कौन सी फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी फोर्थ जनरेशन की प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है? फोर्थ जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर है, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज होता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, कौन सी पांचवी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है? फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज होता था? ऑप्शन दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन इसका जो आंसर सही है वो ए है, ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पांचों जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस कर लिया। चलिए यहाँ पे जो 5 जनरेशन हम लोग पढ़े हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आ गई है अब आपके पास। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ना सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आ गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप देख लीजिए। ठीक है, VTIMA, विटिमा, ऐसे एक वर्ड याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो पहले वी आएगा यानी वी मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? ये पहले है, ये फर्स्ट है, टी सेकंड पे है, आई थर्ड पे है, फोर्थ पे एम है, और सिक्स जो है फिफ्थ पे लास्ट में आपका ए है। तो ये जो वर्ड के सीक्वेंस हैं 1 2 3, ये सारे जो लेटर्स आए हैं उसी हिसाब से फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स है, टी में ट्रांजिस्टर है सेकंड में, और थर्ड में आई मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में यम मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इसी तरह बना विटिमा अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको पांचों जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में कौन सी पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। आंसर आपके पास है बी, मशीन लैंग्वेज। यानी फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग जो है वो मशीन लैंग्वेज में होती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी तरह सेम दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेकेंड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको आपको बताना, मशीन लैंग्वेज, और बाकी के ऑप्शन यहाँ पे नीचे हैं। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जा रहा है मेरी वीडियोस में, इसके लिए आप लोगों से। बी है असेंबली लैंग्वेज, सी एसक्यूएल, डी पीएचपी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बी मतलब असेंबली लैंग्वेज। हम लोग सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की यूज़ होती थी? तो हम लोग सेकेंड जनरेशन में बी यानी कि असेंबली लैंग्वेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा, निम्नलिखित कौन सी तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताना है। बाइनरी, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। आंसर क्या है इसका? सी। सी मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका था और थर्ड जनरेशन से जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगे। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा? निमोनिक्स, कोबोल, मैटलैब, बाइनरी। करेक्ट आंसर सी, मैटलैब। फोर्थ जनरेशन में मैटलैब, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है मैटलैब, इसमें से। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की और भी लैंग्वेज है लेकिन जो ऑप्शन दिया था उसमें से मैटलैब। ठीक है, चलते हैं। फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताना है। कौन सी पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ठीक है, प्रोलॉग, बाइनरी, असेंबली, डी। डी है आपका सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं। तो पांचवी पीढ़ी का जो हमारा लैंग्वेज है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है ए। ठीक है, ए। फिफ्थ जनरेशन के लिए ए। ए मतलब प्रोलॉग। ठीक है, जो प्रोलॉग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारी फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर प्रोलॉग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के जिन हिस्से को आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसको आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, हार्डवेयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के जिन हिस्सों को हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? इसका जो आंसर है वो ए है। ए मतलब ट्रू। कंप्यूटर के जिन हिस्सों को हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सभी इनपुट और आउटपुट उपकरण हैं। ठीक है, यानी आपको बताना है कि सभी इनपुट और आउटपुट किस टाइप के उपकरण हैं। सभी इनपुट और आउटपुट किस टाइप के उपकरण हैं, यानी सभी इनपुट और आउटपुट क्या होंगे? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सॉफ्टवेयर होंगे कि हार्डवेयर होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बी मतलब हार्डवेयर। सभी इनपुट डिवाइसेस और सभी आउटपुट डिवाइसेस जो है आपके हार्डवेयर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 22 यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर में इनपुट संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को डिवाइस कहा जाता है, यानी कौन सा डिवाइस कहा जाता है? ठीक है, इनपुट संग्रहित मतलब जिससे इनपुट ले सके। ठीक है, इनपुट संग्रहित करने का मतलब जिससे इनपुट दिया जा सके उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, बी। ठीक है, और क्वेश्चन आगे भी दिए हुए हैं। ओएस कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। बी मतलब इनपुट डिवाइसेस। तो जिससे इनपुट लेते हैं, ठीक है, उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के वे भाग जो कंप्यूटर सिस्टम का प्रबंधन और नियंत्रण करते हैं, यानी क्या करता है? सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, वो क्या कहलाता है? इनपुट, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। सी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं? उसका मैनेजमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? ठीक है, अब आपको इनपुट डिवाइस बताना है। कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, ऑल ऑफ दीज। सबको पता है ये सारे के सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस है। इसका जो सही जवाब है ऑल ऑफ दीज।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट आपको डिवाइस बताना है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले एक नोट्स आ गया। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने सब कुछ एक मिक्सअप करके बनाया है। एक प्रकार से आपके पूरे एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे तो आपको पूरे एग्जाम का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। चलिए नोट्स में यहाँ पे देखते हैं, नोट्स में क्या है। सम इनपुट डिवाइसेस। देखिए आपके एग्जाम में इनपुट डिवाइसेस से एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं हम 4-5 केवल जो है एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बना दे इनपुट डिवाइसेस, तो वही 4-5 आए। तो यहाँ पे कुछ आपको मैं बताता हूँ, इसमें से कोई भी आ सकता है। देखिए कुछ इनपुट डिवाइसेस में आपको कीबोर्ड है, माउस, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स कार्ड, कैमरा, ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। आगे देखिए बार कोड रीडर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सब के सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। MICR, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए फुल फॉर्म भी आपको मिल जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म ये आपके एग्जाम में आते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस भी बता दिया और आपको यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म भी आपको मिल गए। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। सम आउटपुट डिवाइसेस, कुछ यहाँ आउटपुट डिवाइसेस आपको मिल जा रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस को चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इस सेशन को करते हैं। स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है। विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, यूनिक्स है, ऑल ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक भी लेकिन एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल में यूज़ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर का भाग है? यानी कंप्यूटर का पार्ट्स आपको बताना कि इसमें कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है। CPU है, ALU है, MU है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में सब होते हैं। ALU, CU यानी कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, तो ये सब CPU के ही पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। CPU के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? CPU के अंदर रैम होता है, रोम होता है, रजिस्टर होता है, SSD होता है। करेक्ट आंसर इसका C है। C मतलब रजिस्टर। CPU के अंदर रजिस्टर लगा रहता है, मेमोरी के लिए रजिस्टर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर का कौन सा भाग गणितीय और तार्किक संक्रियाएं करता है? यानी जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? CU, MU, और दो ऑप्शन नीचे हैं ALU और PU। तो आपको इसमें से बताना है, तो जो करेक्ट आंसर है वो C है। C मतलब ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये जो है आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क्स को करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, CPU, सबको पता है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चलिए CPU में PS2 पोर्ट का उपयोग क्या है? PS2 पोर्ट से क्या कनेक्ट करते हैं यही आपको बताना है। कीबोर्ड, माउस और बोथ, नन ऑफ दिस, ठीक है। C बोथ। PS2 पोर्ट से हम लोग कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, PS2 पोर्ट माउस को भी कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पहले भी CCC में सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बीच बीच में सेशन को लाइक करते रहिए। कुछ कमेंट भी अपनी जो आपको वीडियो देख के या सेशन को देख के जैसा आपको फील हो रहा है उससे रिलेटेड एक कमेंट भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ठीक है, रोम में अगर आपने सॉफ्टवेयर रोम में जो भी सॉफ्टवेयर स्टोर किया तो इसका कहते हैं फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ठीक है। तो आपको पता है रोम में जो भी सॉफ्टवेयर स्टोर तो उसको फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः एक कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? हाउ मेनी कीज, ठीक है। आपको कीज बतानी कितनी कीज होती हैं? 108, 105, 104, 110, ठीक है। तो सी मतलब 104। सामान्यतः 104 की जो होती है कीबोर्ड की कीज में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर का कार्यचक्र क्या है? कार्यचक्र मतलब कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको देखना POU, IPU
और सी दिया है OPI और डी दिया है IPO। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, मतलब IPO, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है शॉर्ट में। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग है, 35 से शुरू होगा ये, लेकिन नंबर पढ़ नहीं पाया। फिर भी आपको क्वेश्चन से मतलब है, नंबर डालने से कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, UPI के माध्यम से 24x7 का भुगतान किया जा सकता है, यानी पहले तो 7 दिन कर लेंगे, फिर 24 घंटे भी कर लेंगे, यानी यही कह रहा है, तो सही है। ठीक है, नेफ्ट केवल बैंक के कार्य समय में ही किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, IMPS तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा देता है। ठीक है, सुविधा देता है। IMPS तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा देता है। ठीक है, यानी आप IMPS से तुरंत जो है किसी को पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, ये सही है। डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर बैंक खाते से राशि कटती है। ठीक है, डेबिट कार्ड से अगर आप भुगतान करेंगे तो आपके खाते से पैसा कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। UPI पिन किसी के साथ साझा करना सुरक्षित है, ये गलत है। अपना पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। RTGS सामान्यतः किसी बड़ी राशि के लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, RTGS बड़े लेन देन के लिए यूज़ करते हैं। डिजिटल भुगतान करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत है, यानी इसका आंसर जो है फॉल्स होगा, क्योंकि डिजिटल, अगर आप किसी से डिजिटली पेमेंट करना चाहते हो इंटरनेट की आवश्यकता होगी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर दिया है, C2C ई कॉमर्स के लेन देन में मुख्यतः किसके बीच होता है? C2C आपको बताना है, कंपनी टू कंपनी, कंज्यूमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कंपनी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। सी मतलब कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम क्या है? अगर ई कॉमर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उस टर्म में COD का क्या मतलब होता है? कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड ऑन डेट, कैश ऑनलाइन डिपॉजिट, कस्टमर ऑनलाइन डिलीवरी। तो इसका जो सही जवाब आपको पता ही है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे नीचे दिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो अभी तक कुछ MCQ किए हैं। ठीक है, हम लोग मिक्सअप करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि बीच बीच में एक ही जैसे क्वेश्चन ना हो, तो आप बोर ना हो। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ये फुल फॉर्म्स जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये फुल फॉर्म्स आपको सामान्य वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पेशली ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें से कुछ आपको मिल भी जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जिनके बारे में लोग कम वीडियोज़ में जिक्र करते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या देखें। सबसे पहला जो फुल फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिया है रिस्क, RISK। ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके बाद HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आपको पता ही है। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आपको जानते होंगे आप इसको। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और HDMI, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI एक पोर्ट होता है, ठीक है, जिससे हम लोग HD में चीज़ों को देखने के लिए कनेक्ट करते हैं। चलिए अब आ गए हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेवलपर्स। यहाँ पे आ गए हम लोग फादर्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा फादर्स हैं। यहाँ पे देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब ये इतने फादर हैं, ऊपर भी फादर हैं, यहाँ नीचे 2-3 फादर और हैं, यानी सब जगह कंप्यूटर में जो डेवलपर्स हैं वो फादर्स के रूप में उनका क्वेश्चन बनता है। तो और आपको पता ही है, ये जितने फादर हैं इन सबको फादर से ज़्यादा, ये सारे फादर से ज़्यादा सबसे ज़रूरी जो फादर हैं वो हमारे अपने खुद के फादर हैं। ठीक है, हमारे खुद के फादर हैं तो ये CCC है, हमारे खुद के फादर हैं तो बाकी सारे कोर्सेज हैं, बाकी सारे प्रोग्राम हैं। तो आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपर्स को देखेंगे जो फादर्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले फादर कौन है। पहले फादर ऑफ कंप्यूटर के ही फादर कौन है? चार्ल्स बैबेज। इसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एलन ट्यूरिंग।
देखिए इनके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब सारे फादर्स को देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में फादर्स है तो पढ़ना पड़ रहा है ट्रिपल सी में, और ये एग्जाम में आते हैं इसलिए फादर्स पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो अपने ही फादर बहुत थे। ठीक है, इन सबको जानने की बहुत ज़रूरत नहीं थी। चलिए छोड़िए, हटाइए इन सबको। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन। फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची। और फादर ऑफ जावा जेम्स गोसलिन। ठीक है, ये इतने फादर्स इंपॉर्टेंट फादर हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपर्स हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, बनाया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट फादर, फादर ऑफ पाइथन गाइडो वैन रसम। और फादर ऑफ लिनक्स, ठीक है, लिनस टॉरवर्ल्ड्स। ठीक है, ये इतने इम्पॉर्टेंट्स जो कि डेवलपर्स हैं, फादर्स हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ न कुछ एक पूछ लेता है। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे पूरे उस पर रखा, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई का भुगतान किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यूआर का जो है उपयोग करके आप भुगतान कर सकते हैं, ये सही है। बैंक ओटीपी किसी कर्मचारी को बताना चाहिए? ये आंसर गलत है, यानी किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बैंक और सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग कुछ पासवर्ड से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे कि पासवर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु, यानी अगर आप एक पासवर्ड बना रहे हैं या पासवर्ड के बारे में आपको कैसा पासवर्ड बनाना चाहिए, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मजबूत पासवर्ड होता है, स्ट्रांग पासवर्ड, ठीक है, हमेशा आपको अपनी चीज़ों के लिए, चाहे आप किसी भी अकाउंट के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे बैंक के लिए, चाहे ऑनलाइन पेमेंट के लिए, या फिर जीमेल के लिए किसी, तो आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स में A to Z रखिए, और छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करिए, स्मॉल A to स्मॉल Z। ठीक है, इसके बाद इसमें नंबर्स भी ऐड करिए 0 to 9, और विशेष चिन्ह, ठीक है, @ हाई सिंबल, डॉलर सिंबल, इसके अलावा भी और भी कोई भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का जो मिश्रण होता है वो एक स्ट्रांग पासवर्ड की तरफ होता है। स्ट्रांग पासवर्ड की लंबाई कम से कम 18 से 13 अक्षरों की रखें। ठीक है, लंबा पासवर्ड अधिक सुरक्षित माना जाता है। देखिए, मैंने पहले बताया था कि ये वीडियो सिर्फ एक एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है, इसमें ओवरऑल सब कुछ, सारी चीज़ें जो एक ट्रिपल सी या कंप्यूटर कोर्स करने वाले को पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। अपना पासवर्ड किसी मित्र, रिश्तेदार या अनजान व्यक्ति को ना बताएं। ठीक है, और सभी अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड बना के रखें। यहाँ पे छूट गया है, सभी अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड बना कर, एक ही पासवर्ड से जीमेल, बैंक, सोशल मीडिया और सभी जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पासवर्ड से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये मैंने आपको बताया। आगे भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, पासवर्ड समय समय पर बदलते रहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया ये है कि आप टाइम टू टाइम पासवर्ड को चेंज करते रहिए, उसको अपना कहीं एक जगह मेंटेन भी करिए कि मैंने क्या पासवर्ड चेंज किया है। सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर पासवर्ड अपडेट करना एक अच्छी आदत है। ठीक है, आप टाइम टू टाइम अगर पासवर्ड अपडेट कर लेते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट है। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि एक स्ट्रांग पासवर्ड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे देखिए, स्ट्रांग पासवर्ड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ABXST कैपिटल D स्मॉल c @456, यानी उसके बाद हैश। तो जो यहाँ पे एक पासवर्ड बनाया गया है, इसमें स्मॉल लेटर्स भी हैं, कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल भी यूज़ किया गया, नंबर भी। तो ये एक स्ट्रांग पासवर्ड का जो है आपका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं वीक पासवर्ड। अब वीक पासवर्ड क्या हो सकता है, वीक पासवर्ड का क्या एग्जाम्पल है। बेबी, अगर आप अपना पासवर्ड में सिर्फ लिख देते हैं बेबी, इसके बाद जानू, बाबू, सोना, मोना, टोना, गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ब्रदर नेम, सिस्टर नेम, ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ लिखते हैं अपने पासवर्ड में, ठीक है, इसमें से कोई भी, तो ये सारे आपके वीक पासवर्ड माने जाते हैं। ठीक है, अगर आप बेबी यूज़ करते हैं, जानू, बाबू, सोना, मोना, टोना, ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो ये वीक पासवर्ड है। इस टाइप के पासवर्ड आपको नहीं बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। एल्गोरिथम के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है।
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 बिट बराबर है, 4 बिट को क्या कहते हैं, है ना, बराबर है यानी क्या कहते हैं, किसके बराबर है। ठीक है, 1 बाइट के, 1 KB के, 1 निबल के, 1 MB के, सी मतलब इसका करेक्ट आंसर सी है, निबल। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रीन यूनिट इंटरनेट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब आपको पता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी। ठीक है, GUI का जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वीडियो डेटा कैप्चर करने के लिए किया जाता है? अगर आप वीडियो डेटा कैप्चर करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोफोन का, हेडफोन्स का, वेबकैम का, ऑल ऑफ दिस। सी मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, वेबकैम। अगर आप वीडियो डेटा कैप्चर करना चाहते हैं तो वेबकैम का यूज करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। DPI का मतलब है डॉट प्रोग्राम इंटरफेस, ड्यू पेमेंट इंस्टॉलमेंट, डॉट पर इंच और नन ऑफ दिस। तो DPI ये प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए होती है और इसका जो सही जवाब है वो आंसर सी है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। RTOS का मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, इसका सही जवाब है आंसर ए, ट्रू, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इसका फुल फॉर्म भी है, RTOS। ऑनलाइन पेमेंट में OTP का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट की गति बढ़ाना यानी स्पीड को बढ़ाना, उसके बाद उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करना, टू नो प्रोडक्ट प्राइस, वेबसाइट डिजाइन बदलना। तो इसका जो OTP का जो मेन यूज है वो उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करते रहिए। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को भी रखते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे HTTPS का उपयोग मुख्यतः किस संबंधित है? यानी HTTPS यस लगा हुआ तो किससे है? टू पे गेम्स, सॉरी यहाँ पे प्ले होगा, टू प्ले गेम्स है ना, यहाँ पे प्ले होगा, टू प्ले गेम्स, सुरक्षित डेटा संचार, फाइल कंप्रेशन, ग्राफिक्स डिजाइन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरक्षित डेटा का संचार, यानी जो डेटा कम्युनिकेशन है वो एकदम सेफ होगा। क्यों? क्योंकि ये HTTPS लगा है, यस फॉर सिक्योर। ठीक है, तो जो सिक्योर साइट होती है उस पर HTTPS लगा होता है ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की, जो कि थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपको MCQs मिलेंगे, ट्रू फॉल्स मिलेंगे, थियोरी के पार्ट्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक मिलेगा, सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी जनरली 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम। ठीक है, और रैम की जो 2 पार्ट हैं, यस रैम और डी रैम। यस रैम के 2 पार्ट हैं, एस फॉर स्टैटिक रैम और डी फॉर डायनामिक रैम। रोम के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है। इन सब के फुल फॉर्म चैनल पर उपलब्ध हैं, किसी भी वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं। मैग्नेटिक टेप है, यस, DD हार्ड डिस्क ड्राइव है, SSD है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी स्टोरेज में। इसमें से कुछ अलग अलग कैटेगराइज भी हैं, जैसे कुछ जो है आपके फ्लैश ड्राइव है, कुछ इसमें से ऑप्टिकल स्टोरेज है, कुछ सिक्वेंशियल स्टोरेज हैं। ठीक है, तो इन सब का अगर आप बहुत डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर उसको अच्छे में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इससे रिलेटेड कहीं वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, और बाकी चाहे तो आप गूगल से भी इन सब के बारे में और डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल ट्रिपल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को आप पहचान लीजिए। ठीक है, तो चलिए रैम देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम। और डी रैम, सॉरी यहाँ पे ओ है, ए होगा। ठीक है, डी रैम यानी डायनामिक रैम। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म हो गए। चलते हैं आगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज नीडेड बाय ए कंप्यूटर टू मैनेज इट्स फंक्शन लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। यानी कंप्यूटर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के
जो है प्रोग्राम्स जो उसके फंक्शन और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिस्क ड्राइवर हो सॉरी डिवाइस ड्राइवर हो गए, ये सब सारी चीज़ें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर programs that is designed and prepared to perform specific task according to the need of the user। यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जो उसकी नीड्स को फुलफिल करते हो तो उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वेब ब्राउज़र हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं दैट असिस्ट मेंटेन प्रोटेक्ट एंड कंप्यूटर सिस्टम टू प्रमोट इट्स परफॉर्मेंस इज नोन एज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटेड सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सब सारी चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 पे काम करने वाला असेंबली लैंग्वेज, जिसमें ऐड, सम, मल्टीप्लाई, इस तरह से निमोनिक्स यूज होते थे। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, कोबोल, बेसिक, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद ट्रांसलेटर कंप्यूटर में क्या होते हैं? जैसे आपके 3 ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ठीक है। इन सब के बारे में आप पढ़े होंगे पहले भी, क्योंकि जब भी आप थियोरी की प्रिपरेशन किए होंगे तो इसको आप पढ़े होंगे। असेंबलर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो असेंबलर होता है। कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में जो है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है वो कंपाइलर होता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय इंटरप्रेट करता है, वो आपका इंटरप्रेटर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर में ये क्वेश्चन आता है। बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर एंड गेट रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया और उसे रेडी बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ रिलेटेड में क्या आता है? जैसे एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग सिग्नल्स आर यूज्ड इन द एनालॉग कंप्यूटर्स, यानी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें एनालॉग सिग्नल यूज होता है। इट यूजेस कंटिन्यूअस वेरिएबल्स लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैकेनिकल मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या मैकेनिकल मूवमेंट्स यूज होता है एनालॉग में। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स यूजेस बाइनरी डिजिट टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। इट यूजेस डिस्क्रीट सिग्नल 0 and 1, ठीक है। ऑफ फॉर 1 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन, यानी 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। CCC में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। ए हाइब्रिड कंप्यूटर कंप्यूटर्स यूजेस एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स फॉर द ऑपरेशंस। इट हैव कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर दोनों फीचर होते हैं, डिजिटल के भी एनालॉग के, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। चलिए अब कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स देख लेते हैं। कंप्यूटर की कैटेगरी क्या है, ठीक है, कैसे उसको डिवाइड किया गया है। देखिए मिनी कंप्यूटर, मॉडर्न डेस्कटॉप लैपटॉप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्कूल, हॉस्पिटल, होम्स, ठीक है। हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद मिनी कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर बस लेस पावरफुल देन मैन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद मैन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर आर पावरफुल कंप्यूटर। इट इज़ बिगर इन साइज एंड मल्टी OS सपोर्टेड। अब ये सब क्वेश्चन आपके CCC में पूछा जाता है कि बड़ा साइज होता है और मल्टी OS सपोर्ट किस में होता है, तो इसको आपको बताना है। इट इज़ लेस पावरफुल दैन सुपर कंप्यूटर, से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, उससे थोड़ा कम पावरफुल होता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इट हैव द मच हायर, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। तो ये हम लोग जल्दी में इसको मैंने देख लिया, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेटा क्या होता है? द टर्म डेटा मीन्स एनी बिट ऑफ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के बिट को, इमेज को, ऑडियो को या फिर वीडियो के किसी एक बिट की इंफॉर्मेशन, एक बिट को ही हम लोग डेटा कहते हैं। इट मे बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इन फॉर्म, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। डेटा में भी जस्ट ए रॉ फैक्ट्स।
डेटा में भी जस्ट रॉ फैक्ट, इसमें सिर्फ रॉ फैक्ट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा आर फैक्ट प्रोसेस्ड इट बिकम द इंफॉर्मेशन विच इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक इन्फॉर्म्स। मतलब जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जब वो प्रोसेस हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ यूनिट। यहाँ पे हम लोग इस मेजरमेंट को देखेंगे, ठीक है। मेमोरी का मेजरमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। 1 बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, सबसे छोटी यूनिट होती है उसको 1 बिट। 4 बिट को 1 निबल कहते हैं। 8 बिट्स को 1 बाइट कहते हैं। 10-24 बाइट्स को 1 किलोबाइट। 10-24 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट। 10-24 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट्स। 10-24 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट। 10-24 टेराबाइट को 1 पेटाबाइट और 10-24 पेटाबाइट को हेक्साबाइट, ठीक है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है, देखिए 1 बाइट आपको याद ही होगा, 4 बाइट भी है और 8 बाइट, ठीक है। इसके बाद आपको 3 ऐसे याद कर लेना है कि किलो, मेगा और गीगा, ठीक है। केबी, एमबी, जीबी। केबी, एमबी, जीबी सबको याद होगा, क्योंकि इतना तो हम लोग और जनरली अपने आसपास में या फिर चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मोबाइल या फिर इन सब चीज़ों में हम लोग ये सारी चीज़ें, इतनी मेमोरी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। केबी, एमबी और जीबी की। तो इसना बाकी का याद करने के लिए सिंपल है, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, ठीक है। टेरा है, पेटा है, हेक्सा है, ठीक है, उसके बाद जेटा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो है एक मिसिंग हेक्सा के बाद यहाँ पे जेटा, देखिए, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। केबी, एमबी, जीबी, इसको इस तरह से याद कर लेंगे और आगे के 4 को याद कर लेंगे, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, ठीक है। तो ये आपको मेमोरी को मेजरमेंट लर्न करने का ट्रिक हो गया, ठीक है। टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा। बाकी यहाँ पे केबी, एमबी, जीबी आपको याद ही होगा और ऊपर की चीज़ें। चलिए, यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। नोट में दिया है केबी नॉट सेम एज केबी, यानी कैपिटल केबी और स्मॉल केबी में डिफरेंस होता है। कैपिटल केबी का मीन्स होता है किलो बाइट्स और स्मॉल जो केबी होता है उसका मतलब होता है किलो बिट्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ किलो बिट्स, ठीक है। इन नेटवर्क ट्रांसफर रेट स्पीड ऑफ डेटा ऑलवेज मेजर इन बीपीएस, यानी बिट्स पर सेकेंड, नॉट बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी ये स्मॉल बी है तो इसलिए बीपीएस, ठीक है। यहाँ पे बिट्स पर सेकंड में हम लोग डेटा, नेटवर्क के डेटा को मेजर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? फिर से एमसीक्यू की तरफ लौट रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यूपीआई का मुख्यतः उपयोग डिजिटल पेमेंट, वीडियो मेकिंग, फाइल शेयरिंग, वेब डिजाइनिंग। तो करेक्ट आंसर ए है, डिजिटल पेमेंट के लिए। भीम ऐप किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली से संबंधित है? यानी भीम ऐप का यूज़ किस डिजिटल पेमेंट से है? तो आपको यहाँ इसका सही जवाब बताना है। यूपीआई से, सीएससी से, नेफ्ट से, एटीएम से या फिर, ठीक है, लास्ट यहाँ इस पर आंसर दिया हुआ है लास्ट में ए मतलब यूपीआई, यानी भीम ऐप यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिजिटल फाइनेंस में सुरक्षित रहने के लिए कौन सा कार्य सही है? अब डिजिटल फाइनेंस में आपको सुरक्षित रहना है तो ओटीपी किसी को न बताना, पिन सभी को बताना, अननोन पेमेंट लिंक पर तुरंत क्लिक करना, पासवर्ड शेयर करना, तो ये सब आपको नहीं करना है। सबसे इसका जो सही जवाब है वो सिर्फ यही है कि ओटीपी किसी को न बताना। डिजिटल फाइनेंस में अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल फाइनेंस टूल नहीं है? ठीक है, डिजिटल फाइनेंस टूल नहीं आपको बताना है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एमएस एक्सेल। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड कोई टूल नहीं है, बाकी सारे के सारे डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड टूल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विंडोज में किसी फाइल फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने की कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? ठीक है, विंडोज़ में किसी फाइल को अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट यूज़ करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, एल्ट प्लस डिलीट। तो इसका सही जवाब है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने की शॉर्टकट की है। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो विंडोज़ प्लस ई दबाना है, आपको प्रेस करना है, विंडोज़ प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ई, एल्ट प्लस ई। तो इसका सही जवाब है विंडोज़ प्लस ई, ऑप्शन ए, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विंडोज़ में करेंटली रनिंग एप्लीकेशन को देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट
उपयोग किया जाता है करंटली रनिंग एप्लीकेशंस को देखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, Alt प्लस टैब, ठीक है, Alt प्लस टैब यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। Alt प्लस टैब आप यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए थे, चलिए हम लोग उसको यहाँ पे देख लेते हैं। विंडोज़ में डेस्कटॉप को तुरंत शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है, ठीक है। डेस्कटॉप शो करना है तो विंडोज़ प्लस डी, विंडोज़ प्लस एस और विंडोज़ प्लस डी, सॉरी कंट्रोल प्लस डी और एल प्लस डी। तो विंडोज़ प्लस डी, विंडो की आप प्रेस करिए, साथ में डी को प्रेस करेंगे तो आप तुरंत शो डेस्कटॉप को कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। विंडोज़ में डिलीटेड फाइल्स सामान्यतः सबसे पहले कहाँ जाती है? अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ जाएगी? डाउनलोड्स में जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में जाएगी, रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप पे। तो सही जवाब आपको पता ही है, रिसाइकिल बिन। कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाएगी। विंडोज़ में किसी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? फाइल को रीनेम करना है तो कौन सा शॉर्टकट? F1, F2, F5, F12। तो आपको पता है F2 है ना, F2 को यूज़ करने से हम किसी फाइल को रीनेम कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विंडोज़ में सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए आप कॉपी करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, वी, कंट्रोल प्लस जेड। सही जवाब है कंट्रोल प्लस सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विंडोज़ में कॉपीड या कट आइटम को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? पेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं आपको बताना है। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए। तो आपको पता है कंट्रोल प्लस वी हम पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। विंडोज़ में सभी आइटम्स सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो अगर सभी आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस यस करना है, ए करना है, आई करना है, टी करना है। सबको पता है कंट्रोल प्लस ए से जो है सेलेक्ट ऑल हो जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ में कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग मैनेज करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? अगर आप बेसिक सेटिंग करना चाहते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे? कंट्रोल पैनल, पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर, ठीक है, कंट्रोल पैनल। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे देखते हैं। विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कॉमनली कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC यानी, ठीक है, एबॉर्ट की कहते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, एल्ट शिफ्ट प्लस टी और डी दिया है विंडोज़ प्लस टी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। विंडोज़ में सर्च करने के लिए टास्क बार पर सामान्यतः क्या उपलब्ध होता है? टास्क बार में सर्च करने के लिए आपके पास क्या रहता है? सर्च रहता है, पेंट रहता है, क्लिपबोर्ड रहता है, रिसाइकिल। तो सर्च बॉक्स करने के लिए सर्च बना रहता है, वहाँ पे आप जो कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सर्च आइटम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। विंडोज़ में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट, स्कैन, पुश, स्क्रॉल बटन, इंसर्ट। तो ये जो प्रिंट स्क्रीन है, ठीक है, इससे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज़ में फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है? फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखने तो ओपन पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे, रिफ्रेश या रीनेम पे जाना है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, वहाँ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेगी, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देख पाएंगे। विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, नया फोल्डर अगर आपको बनाना है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, एल्ट प्लस एन, विंडोज़ प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ प्लस यू, विंडोज़ प्लस एल, विंडोज़ प्लस पी। तो विंडोज़ प्लस आर ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, रन विंडोज़ की रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। विंडोज़ में कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? तो विंडोज़ में कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? विंडोज़ प्लस एल, विंडोज़ प्लस के, कंट्रोल प्लस एल, एल्ट प्लस एल। तो विंडोज़ प्लस एल जो यूज़ करते हैं लॉक करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विंडोज़ में F5 की का सामान्य उपयोग क्या है?
ठीक है। या फाइल से क्या करते हैं विंडोज़ में, रीनेम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, सेव करते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी, रिफ्रेश। ठीक है, या 5 से रिफ्रेश होता है। विंडोज़ में फाइल का एक्सटेंशन किससे पता चलता है? फाइल नेम के अंत में दिए गए कैरेक्टर से, फाइल साइज से, फोल्डर कलर से, या फिर डेस्कटॉप पोजीशन से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही है। ठीक है, फाइल नेम के अंत में जो कैरेक्टर्स दिए तो उससे हम लोग पहचान लेते हैं कि उसका एक्सटेंशन क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। विंडोज़ में किसी विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? Alt प्लस F4, Alt प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4 ओनली, विंडोज़ प्लस F4। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है कि Alt प्लस F4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ये आपको किसी भी विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है। उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ऑनलाइन शॉपिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना, केवल गेमिंग, केवल सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना, यही इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिलॉकर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जा सकता है? डिजिलॉकर का उपयोग देखिए आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ए दिया है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए, ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, एंटीवायरस स्कैन। तो इसका सही जवाब है जो है ऑप्शन ए, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए हम लोग डिजिलॉकर का उपयोग करते हैं। आधार किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार बताना है, आरबीआई द्वारा, यूडाई द्वारा, सेबी, ट्राई, ठीक है, यूडाइज जो है इसके थ्रू हम लोग आधार को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू आधार जारी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माई गव प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट इंगेजमेंट को बढ़ाना, केवल बैंकिंग करना, केवल टिकट बुकिंग करना, केवल शॉपिंग करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए माई गव प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेसिबल बनाना, केवल कंप्यूटर बेचना, केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, केवल सोशल नेटवर्किंग करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेसिबल बनाना, यही ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। कोविन प्लेटफॉर्म का प्रमुख उपयोग किससे संबंधित था? तो जो कोविन प्लेटफॉर्म था उसका उपयोग आपको बताना है, रेलवे बुकिंग से था, कोविड-19 वैक्सीनेशन मैनेजमेंट से था, इनकम टैक्स फाइलिंग से था, या ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग से था। तो सही जवाब आपको पता है, कोविन प्लेटफॉर्म का यूज़ कोविड-19 वैक्सीनेशन मैनेजमेंट से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR को ऑनलाइन किस प्रकार सबमिट किया जा सकता है? इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से, केवल पोस्ट ऑफिस से, केवल ATM से, केवल SMS से। सही जवाब आपको पता है ऑप्शन ए, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, ITR को फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज में OTP मुख्यतः क्यों किया जाता है? ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, फाइल कंप्रेस करने के लिए, और प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज में OTP ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP किस प्रकार की सुविधा देता है? ऑनलाइन स्कॉलरशिप रिलेटेड सर्विसेज, ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन स्कॉलरशिप रिलेटेड सर्विसेज, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई श्रम पोर्टल मुख्यतः किससे संबंधित है? ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं लास्ट में करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अब मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ई श्रम पोर्टल मुख्यतः किससे संबंधित है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से, केवल सरकारी ऑफिसर से, ठीक है, केवल स्टूडेंट, बैंक एम्प्लॉइज। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। परिवहन पोर्टल का संबंध मुख्य से किससे है? ट्रांसपोर्ट और व्हीकल रिलेटेड सर्विस से, एजुकेशन से, एग्रीकल्चर से, डिजिटल पेमेंट ओनली। ठीक है, तो परिवहन का जो पोर्टल है वो ट्रांसपोर्ट और व्हीकल रिलेटेड सर्विस है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल का उपयोग किस सेवा के लिए किया जा सकता है? अब पासपोर्ट से रिलेटेड क्या सेवा का उपयोग किससे रिलेटेड हो सकता है? पासपोर्ट रिलेटेड सर्विस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स ओनली, रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन,
ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और स्कूल एडमिशन। तो पासपोर्ट जो सर्विस है वहाँ से आप पासपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज ले सकते हैं। जेम का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मनी, ग्लोबल ई मार्केट। तो जेम पोर्टल जो है उसका मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सीपी ग्राम्स का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सीपी ग्राम्स का उपयोग आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लीजिए। पब्लिक ग्रीवांसेस सबमिट करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो सही जवाब जो इसका ये है ऑप्शन ए। ठीक है, पब्लिक ग्रीवांसेस सबमिट करने के लिए, ठीक है, सीपी ग्राम्स पोर्टल का उपयोग किया जाता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आपको बताना, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल इंडिया का मेन मतलब वाइडली यूज ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिटीजन्स को सर्विसेज और अपॉर्चुनिटी से जोड़ना। बी दिया है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, सी दिया है मोबाइल सेल्स और डी दिया है केवल सोशल मीडिया प्रमोशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है इसका ए है, आंसर ए। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिटीजन को सर्विसेज और अपॉर्चुनिटी से जोड़ना ही आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। चलिए, डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी को एक्सेस करने के लिए किसकी आवश्यकता हो सकती है? डिजीलॉकर में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको यूज़र ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, प्रिंटर कार्टराइज की, एंटीवायरस, सीडी की, पेन ड्राइव का। तो आपको पता ही है अगर आप डिजीलॉकर से कुछ आप एक्सेस करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन जो है एक्सेस करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस का उपयोग गवर्नमेंट पोर्टल पर किस काम में किया जा सकता है? तो यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए, कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए, पासवर्ड जनरेट करने में, ओनली यहाँ पे दिया हुआ है फाइल रीनेम करने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, यूपीआई बेस्ड पेमेंट के लिए। आंसर यहाँ पे दिया हुआ ए। आधार में यूडाई का अर्थ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिवर्सल इंटरनेट डेटा, यूजर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यूनिफाइड इंफॉर्मेशन डिवाइस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूआईडी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट सर्विस किसका एग्जाम्पल है? ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस का, सोशल मीडिया सर्विस का, ई कॉमर्स सर्विस, गेमिंग। तो इसका सही जवाब है डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, ये ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट वेबसाइट पर .gov का डोमेन सामान्यतः किससे संबंधित होता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, प्राइवेट शॉपिंग कंपनीज, गेम वेबसाइट, पर्सनल ब्लॉग। तो इन सब से नहीं। ठीक है, जो गवर्नमेंट .gov जिस पे लिखा होता है वेबसाइट में, वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं जो इंडिया में चलती हैं। ठीक है, इंडिया के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसका सही जवाब। चलिए, हम लोग धीरे धीरे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन के यूजेस देखते हैं। राइटर, लिब्रे ऑफिस में राइटर का जो एप्लीकेशन यूज हम लोग देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर यूज टू क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। लिब्रे ऑफिस राइटर इज सिमिलर टू MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब कैल्क का भी देख लेते हैं इसी समय। कैल्क यूज टू creating and maintaining spreadsheet document, it is similar to MS Excel. Impress, LibreOffice Impress is a presentation making application, it is similar to MS PowerPoint. चलिए, अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी है, इसको भी आप देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, राइटर जो लिब्रे ऑफिस का राइटर होता है उससे हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के राइटर को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो वो जो टेक्स्ट होता है TEXT, टी से शुरू होता है, .OD सब में रहेगा, सारे जो है एक्सटेंशन में .OD रहता ही है। और टी है तो टी फॉर टेक्स्ट, अगर टी है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और टेक्स्ट किस में बनाते हैं? राइटर में। तो राइटर का जो एक्सटेंशन है .ODT। इसके बाद है कैल्क। कैल्क एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कैल्क में हम लोग स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो इस स्प्रेडशीट का जो पहला लेटर यस से है ना, यस फॉर स्प्रेडशीट, तो इसमें यस लगा हुआ है, स्प्रेडशीट बनता है। ठीक है, OD यस, इसका मतलब स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट किस में बनता है? कैल्क में।
ठीक है। और इसी तरह है इम्प्रेस, इम्प्रेस का बनता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। इम्प्रेस में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन पी, ठीक है। तो ODP, पी से प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशन लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन तो इससे होते हैं एक्सटेंशन से, और ये आपके इसमें आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को इतना ही रह देते हैं। और इस टाइप के जो आज की जो क्लास है, जो आज की मैराथन एक प्रकार का है जिसमें सब मिक्सअप है, तो इस टाइप के मैंने 5-6 और वीडियोस जो है मैंने तैयार कर रखे हैं। तो जल्द ही उन सबको भी अपलोड कर देंगे, जिससे आपको पूरी एक कंप्लीट इन 4-5 वीडियो से पूरी CCC का पूरा गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। धन्यवाद।